नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। एस्ट्रोलॉजी लर्नर के अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं दसम भाव का विश्लेषण चल रहा है और ज्योतिष सीखे के अंतर्गत। और दसम भाव में हम आज विश्लेषण जो है भाग 7 लेकर आपके बीच में है। दसम भाव से हम कर्म, सम्मान, प्रसिद्धि इन सभी के बारे में जानते हैं। कर्म क्षेत्र क्या होगा, आजीविका का क्षेत्र क्या होगा, यह भी हम इसी भाव से जानते हैं। सम्मान प्राप्ति, उच्चस्थ पद की प्राप्ति भी हम दसम भाव से ही जानते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कौन व्यक्ति सफल होते हैं, कौन व्यक्ति अच्छे राजनीतिज्ञ बनते हैं, उसके लिए दसम भाव से संबंधित क्या क्या योग होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रकरण को। जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हो कि हम राजनीति में सफल योग के बारे में चर्चा इस समय कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजनीति में सफल होना अर्थात जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी कुंडली में से कौन कौन से योग होते हैं जिनको हम समझेंगे। और आपकी कुंडली में क्या कुछ ऐसा योग है जो आपका जो सपना है अगर पॉलिटिशियन बनने का, अगर राजनीति के क्षेत्र में जाने का, सफल होने का। देखिए, पहले राजनीति को बहुत ही अलग दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखें तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अब राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब उनके अंदर एक भावना है कि हम देश की, समाज की सेवा राजनीति में रहकर कर सकते हैं। राजनीति में अगर अच्छे लोग जाएंगे तो देश में सुधार होगा और नेतृत्व करने वाले जो होंगे वे अच्छे लोग होंगे। इसलिए युवा बढ़ चढ़कर राजनीति में वर्तमान समय में जाने के इच्छुक हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह देखना चाहेंगे कि क्या राजनीति में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते। और इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और हमारे लिए मददगार अगर सिद्ध हो सकती है तो वह एस्ट्रोलॉजी सिद्ध हो सकती है। तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो राजनीति में जाने के लिए सबसे पहले हमने 3 बातों को बताया है अपनी पिछली वीडियो में भी, जैसे कि लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। ये तीनों लग्न यदि किसी भी व्यक्ति की बलवान है तो वह निश्चित है एक अच्छा राजनीतिज्ञ बनेगा। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना होगा कि लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम और दसम भाव में कहीं पर भी सूर्य अगर बैठे हैं तो इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। देख लीजिए सूर्य कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं और उनकी स्थिति अवश्य देखिए। तो और ये राजनीतिक के जो लोग होते हैं उनकी कुंडलियों में ये योग मिलते हैं। सूर्य अगर लग्न में बैठे हों, सूर्य अगर चतुर्थ में बैठे हों, सूर्य अगर पंचम में बैठे हों, सूर्य अगर नवम में बैठे हों, सूर्य अगर दसम में बैठे हों, इस प्रकार कहीं पर भी सूर्य बैठे हों और सूर्य इन अवस्थाओं में नीच के नहीं होने चाहिए। सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सूर्य पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि अधिक होनी चाहिए। सूर्य अंश बल में बलवान होने चाहिए, अंश बल उनके अच्छे होने चाहिए सूर्य के। और ये सभी स्थितियां देखें कि सूर्य कहीं पाप कर्तरी योग के अंतर्गत तो नहीं आते। इन सभी स्थितियों को देखें और सूर्य की स्थिति विशेष रूप से ये देखी जाती है राजनीतिज्ञों की कुंडली में। सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है तो वह अच्छा माना जाएगा किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा राजनीतिक, अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। राजयोग कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग होने चाहिए। अगर राजनीतिज्ञ बनना है तो ऐसे राजयोग जो पंच महापुरुष योग हैं,
इस प्रकार के योग कुंडली में हो, और भी अन्य बहुत सारे राजयोग हैं जिनकी चर्चा हमने पूर्व में की है, वह सभी राजयोग होने चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे नवम, दसम और एकादश भावों की। नवम, दसम और एकादश, तीन भाव जिनकी मैं अभी आपको बता देता हूं। कौन कौन से तीन भाव? नवम, दसम और एकादश। ये नवम भाव होता है, ये दसम भाव होता है और ये एकादश भाव होता है, 11वां भाव। किसी भी कुंडली में यह स्थिति रहती है। ये भाव जो हो ये बलवान हो, अर्थात इनमें कोई पाप ग्रह ना बैठा हो, ये कहीं से दूषित न होते हों, पाप कर्तरी में नहीं आते हों, ये तीनों भाव, शुभ दृष्टि अधिक पड़ती हो इन भावों पर, अच्छा माना जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि जिस ग्रह के द्वारा राजनीति में सफलता है, उस ग्रह का उस समय विशेष पर आना, तो समुचित उसकी दशा आनी चाहिए। फिर देखेंगे कि जो लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का कारक कौन है? तो कारक है शनि। तो लोकतंत्र का कारक कौन है? शनि। तो शनि कुंडली में बलवान होने चाहिए। बलवान कब होंगे? जब वह तुला राशि में होते हैं तब बली हो जाते हैं, जब वह शुभ दृष्ट होते हैं तो बलवान हो जाते हैं। तो शनि बली होने चाहिए, क्योंकि यह जन समुदाय के नेता के रूप में व्यक्ति को लेकर चलते हैं। विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, अगर जैसे कि यहाँ पर ये तुला राशि है और यहाँ हम 7 नंबर ले लें और यहाँ पर शनि विराजित है, तो ये शनि बलवान है। अगर ऐसी स्थिति है अथवा कहीं पर भी शनि बलवान है, बलिष्ठ है, नीच के शनि नहीं होने चाहिए, यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनाने का काम करती है, जन समुदाय उनसे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ होता है, यह स्थिति बनती है। साथ एक बात और देखनी होती है कि लग्न विशेष बलवान होनी चाहिए। जो लग्न है वो विशेष रूप से बलवान होनी चाहिए। किसी भी नेता होने के लिए, नेता का अर्थ है पॉलिटिशियन, अर्थात सफल नेतृत्वशील होने के लिए क्या होना चाहिए? जो लग्न है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि मेष लग्न है। अब मेष लग्न में कोई पाप ग्रह ना बैठा हो, या इनके जो लग्नेश हैं वो अच्छी स्थिति में बैठे हों, उच्चस्थ होते हों और अपनी राशि में बैठे हों, तो और भी अच्छा। तो लग्न और लग्नेश दोनों बलवान हो जाते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि अधिक इनके ऊपर हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छे से इनके ऊपर पड़ती हो, तो ये सब हम स्थितियां देखें। सूर्य विराजित हो जाए लग्न में, तो यहाँ पर सूर्य होंगे तब भी अच्छी स्थिति, अगर ये स्थिति भी बनती है तब भी लग्न के लिए अच्छी होगी। सूर्य मंगल लग्न में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है ये राजनीति के क्षेत्र में जाने के लिए। सामान्यतः हम देखें कि जो लग्न या लग्नेश है उसका संबंध राजसिक राशियां, अब राजसिक राशियां कौन सी हैं? जैसे कर्क और सिंह, इनके साथ हो, और कुछ मामलों में हम देखें तो तुला और धनु राशियों के साथ में, तुला राशि और धनु राशि के साथ में अगर संबंध बनाते हैं लग्न या लग्नेश, तो अच्छी स्थिति मानी जाती है राजनीति के लिए। अगर हम देखें तो कर्क राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। और सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। तो चंद्रमा तो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान से सुनिए। चंद्रमा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? चंद्रमा करते हैं जनता का प्रतिनिधित्व। और जो सूर्य हैं वह किसका करते हैं? वह सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर अब 4 नंबर की कोई राशि है, जैसे मानकर चलिए यहां पर हम ले लेते हैं कोई, जैसे यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमने धनु लग्न की एक कुंडली बना ली। और धनु लग्न की कुंडली में हम ये देखें कि चंद्रमा लग्नेश यहाँ पर चंद्रमा के साथ में विराजित हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए ये लग्नेश हैं, गुरु के साथ में चंद्रमा विराजित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लग्नेश विराजित हैं, चंद्रमा के साथ में विराजित हो गए, तो यह स्थिति क्या दर्शाएगी? साथ ही साथ अगर सूर्य की स्थिति, सूर्य यहाँ पर है अथवा सूर्य यहाँ पर है, तो ये सूर्य की स्थिति है।
किसी भी प्रकार से सूर्य अगर अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, जैसे नवम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बृहस्पति की जो लग्नेश से लग्नेश की दृष्टि सूर्य के ऊपर जाएगी। तो किसी भी प्रकार से ये संबंध अगर बनाते हैं तो यह संबंध अच्छा होता है और यह सत्ता और सरकार को इंगित करता है। तो ऐसा व्यक्ति सरकार में अच्छा मंत्री पद प्राप्त कर सकता है और सरकार चलाने की उसको उसके पास में क्षमताएं ये सूर्य दे देते हैं। तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे कि लग्न या दसम भाव पर, अगर हम लग्न को देखें तो या तो लग्न अथवा दसम भाव पर मंगल, बृहस्पति और शनि का प्रभाव हो। बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, उनकी कुंडली आप देखोगे, जब हम कभी कुंडली विश्लेषण करेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगा क्या स्थितियां रही हैं जिससे उनको यह राजनीति में सफलता प्राप्त हुई है। तो लग्न हो, दसम भाव, लग्न अथवा दसम भाव, लग्न ले लो अथवा दसम भाव, इन भावों पर मंगल, बृहस्पति, शनि का प्रभाव हो। शनि, मंगल, बृहस्पति का प्रभाव कब हो सकता है? अगर गुरु यहाँ बैठे हैं, दसम भाव को देख रहे हैं, तब हम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, ठीक है। और अगर शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो दसम भाव को देखेंगे, शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो दसम भाव को देखेंगे, तब भी दसम भाव पर दृष्टि गई। हम दसम भाव को देख रहे हैं इस समय। और मंगल हैं, मंगल भी अगर मंगल यहाँ पर विराजित हैं तो भी दसम भाव को देखेंगे। तो तीनों की दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तीनों की दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, दसम भाव से संबंध बन रहा है। तो यह इसी प्रकार से लग्न के साथ संबंध बने, जैसे हमने यहाँ बनाया, आप देखिए लग्न के साथ संबंध बनाइए, जैसे कि गुरु यहाँ विराजित हो जाए, ठीक है, गुरु यहाँ विराजित हो जाए, शनि यहाँ पर विराजित हो जाते हैं, और मंगल किसी भी प्रकार से जो अगर हम देखें मंगल का, तो मंगल अगर यहाँ पर विराजित हो जाते हैं तो अच्छी स्थिति है, ठीक है। मैं एक बार दसम लग्न पर दृष्टि दिखा देता हूँ किस तरह से होगी। जैसे कि ये मेष लग्न की कुंडली है, अब यहाँ पर लग्नेश कौन हो गए? मंगल। यहाँ पर लग्नेश कौन हो गए? मंगल। और अगर गुरु यहाँ पर विराजित हो जाए, ठीक है, तो ये किसको देखेंगे? गुरु यहाँ पर विराजित नहीं करते हम, एक मिनट के लिए गुरु को हम करते हैं, यहाँ पर गुरु अगर विराजित हो जाते हैं तो गुरु की यहाँ पर कौन सी दृष्टि जाएगी? 7 8 तो यहाँ गुरु विराजित हो जाते हैं, अगर गुरु यहाँ हो जाते हैं तो यहाँ से लग्न को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, गुरु यहाँ से लग्न को देखेंगे। शनि यहाँ विराजित हो जाते हैं तो ये लग्न को देखेंगे। मंगल स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर भी नहीं बैठे हुए मंगल और यहाँ पर भी बैठे हुए तो यहाँ से 1 2 3 4 जो चौथी दृष्टि उनकी पूर्ण दृष्टि है वो लग्न को देखेंगे, तो लग्न इस लग्न को देखेंगे। तीनों स्थितियां इस कुंडली में हम देख रहे हैं। किसी अन्य कुंडली में अगर मानकर चलिए ये लग्नेश कोई और भी हो, तो मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तो लग्नेश को देख रहे हैं, शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो लग्न को देख रहे हैं, और गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं तो लग्न को देख रहे हैं। तो ये सब जो स्थितियां हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि का अगर इस प्रकार का प्रभाव लग्न के ऊपर जाएगा, किसके ऊपर जाएगा? लग्न के ऊपर जाएगा, लग्न के ऊपर जाएगा। अब ये प्रभाव जब लग्न के ऊपर जाएगा तो ये निश्चित है एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बनाने की ओर उस व्यक्ति को लेकर चलते हैं। एक अच्छा राजनीतिज्ञ होता है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनकी कुंडली में यह योग देखे गए हैं। इसके अलावा हम देखें तो महाभाग्य योग अगर कुंडली के अंतर्गत है तो वह राजनीति के रूप से शुभ माना जाता है। महापुरुष योग हैं, जैसे पंच महापुरुष योग हैं, गजकेसरी योग हो गए, ऋचक्र योग हो गया, तो इस तरह के जो योग हैं, जितने भी पंच महापुरुष योग आते हैं, शश योग हैं, तो ये यदि कुंडली में जितने अधिक योग होंगे उतने ज्यादा राजनीति के क्षेत्र में सफल होगा व्यक्ति। नीच भंग राजयोग, अब नीच भंग राजयोग के बारे में पहले भी बता चुका हूं, तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। तो अधियोग है, वसुमती योग है, ठीक है, ये सब योग बनते हैं। और केंद्र और त्रिकोण का संबंध अगर बनता है, अब केंद्र और त्रिकोण का संबंध कैसे बनेगा इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध कैसे बनेगा? जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम देखें कि ये कौन है? ये चंद्रमा है, ठीक है, या ये कौन है? मंगल है। मंगल को देख लेते हैं, मंगल किस कौन से भाव में?
मंगल केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हम देखें कि चंद्रमा, या चंद्रमा को लेते हैं, ये चंद्रमा का भाव है, और ये त्रिकोण भाव हो गया, एक नवम हो गया, पंचम हो गया, ये त्रिकोण भाव हो गए। बाकी ये जितने हैं अंदर वाले, ये सब केंद्र भाव होते हैं। अगर किसी भी प्रकार से केंद्र का, किसी भी केंद्र भाव का स्वामी इन पंचम और नवम भाव से संबंध बनाए, संबंध का अर्थ है कि एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को देखें, तो ये सब संबंध होते हैं। तो ऐसा संबंध दृष्टि संबंध हो सकता है, युति संबंध हो सकता है। तो मानकर चलिए कि किसी भी भाव में, जैसे कि यहाँ दसम भाव में हम देख लें कि ये पंचम या अथवा नवम भाव का अधिपति, जैसे कि हम यहाँ पे चंद्रमा को लेते हैं, चंद्रमा यहाँ पर है और गुरु बृहस्पति भी यहाँ पर है, तो ये जो हो गया, ये गजकेसरी योग हो गया। हाँ, बशर्ते यहाँ पर गुरु क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। यहाँ गुरु क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो अच्छी स्थिति कहाँ होगी कि अगर यहाँ पर गुरु बृहस्पति और चंद्रमा यहाँ पर विराजित हो तो वो और अच्छी स्थिति होगी। ठीक है, गुरु चंद्रमा यहाँ बैठे तो चंद्रमा यहाँ अपने भाव में बैठे, और गुरु किसके भाव, कौन से भाव के स्वामी हैं, तो गुरु जो है वो त्रिकोण भाव के स्वामी है। तो त्रिकोण और केंद्र का संबंध सिर्फ मैंने ये बताने के लिए बताया था आपको कि अगर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो राजनीति के क्षेत्र में ये एक अच्छा योग माना जाता है। कभी कभी एक विशेष बात और इसमें आप ध्यान रखिए कि अमात्य कारक और आत्मकारक ग्रह, जो हम जैमिनीय पद्धति को देखते हैं उसके आधार पर अमात्य कारक ग्रह और आत्मकारक ग्रह, अब इनकी पहचान कैसे होगी। देखिए, इनकी पहचान ऐसे होती है कि जैसे कुंडली में 7 ग्रह हैं राहु केतु को छोड़कर, तो इन 7 ग्रहों में हम विशेषतः ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स, मतलब अंश हैं, जो डिग्रीज हैं, वो किसकी हैं, जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होंगी उसको हम नंबर 1 देते हैं। क्या दे देते हैं, नंबर 1। वो नंबर 1 पे रहेगा, वो नंबर 1 पे रहेगा वो। ठीक है, और जिसके पास में कम डिग्रियां हैं, उससे कम है, वो नंबर 2 पर रहेगा। इस तरीके से हम 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से कर लेते हैं। कहीं कहीं हम राहु को भी लेते हैं तो 8 हो जाते हैं, इस तरह से। अब देखिए, जहां पर कुछ विवाद होता है तो वहां पर हम राहु को लेते हैं। मैं वह आगे बताऊंगा कभी, जब जैमिनीय पद्धति के बारे में हम विश्लेषण करेंगे तब मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर जो जिसके अंश बल ज्यादा हैं, जैसे मानकर चलिए सूर्य, यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य है, सूर्य का डिग्री वाइज ये 29 पर बैठे हुए हैं, 29 पर। बृहस्पति हैं जो बैठे हुए हैं 28 पर, और शुक्र हैं जो बैठे हुए हैं 27 डिग्री। ठीक है, इतने पे बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ आप देखिए, अब आप क्या कहोगे कि सूर्य के पास में सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, तो आप सूर्य को नंबर 1 पे रखोगे। फिर उसके बाद में बृहस्पति के पास में 28 है तो उनको नंबर 2 पे रखोगे। शुक्र के पास में 27 है तो उनको नंबर 3 पे रखोगे। तो ये हमारे जो हो गए, कौन से हो गए, सबसे पहले देखिए, ये हमारे जो 1 नंबर पे हैं सूर्य हैं, ये कौन से आत्मकारक ग्रह कहे जाते हैं। और इनके बाद दूसरे जो होते हैं वो अमात्य कारक कहे जाते हैं। तो इस तरीके से हमको विशेष रूप से आत्मकारक और अमात्य कारक को ध्यान में रखना है। ये केंद्र या त्रिकोण में अगर आते हैं, आत्मकारक अथवा अमात्य कारक, जैसे मान के चलिए सूर्य है, अब यह केंद्र में बैठे हुए विराजित है, केंद्र में आत्मकारक ग्रह हुए और केंद्र में विराजित हो गए। और बृहस्पति हैं वो भी केंद्र में यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन मान के चलिए यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो केंद्र अथवा त्रिकोण में आते हैं आत्मकारक एवं अमात्य कारक। तो यह राजनीति के क्षेत्र में उस व्यक्ति को बहुत अधिक सफल करता है, केंद्र में आए या त्रिकोण में आए, आत्मकारक और अमात्य कारक। यह स्थिति आप देख लीजिए केंद्र अथवा त्रिकोण में होती है, तो यह राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। राजनीति के बारे में हमने ये स्पष्ट रूप से समझ लिया कि राजनीति को हम कैसे देखते हैं। आगे एक राजनीतिज्ञों के लिए कौन कौन से योग होने चाहिए उसकी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब हम कुछ अगली जो वीडियोस रहेंगी उनमें कुछ कुंडलियों को भी लेकर आएंगे, जो राजनीतिज्ञों की कुंडलियां हैं, और अन्य कहीं से भी, जहां से भी उनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी, और आपके साथ में उनका विश्लेषण भी करेंगे ताकि आप स्पष्ट रूप से उन कुंडलियों को समझ सकें और देख सकें कि यह योग, यह स्थिति कब बनती है और कब वह अपना फल देने वाली होती है, उनको भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, राजनीतिज्ञों की कुंडली के लिए क्या महत्वपूर्ण है, और
जिस जो योग हैं उन योगों को अगर आपको जानना है तो आप हमारी जितनी पिछली वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो, तो आपको वहाँ योग के बारे में समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।